फिर हम लोग asset acquired before 1 for 2001 देखा था. If an asset is acquired before 1 for 2001, you have the option to take fair market value or actual cost, whichever is higher. But fair market value cannot exceed stamp duty value. Option to take fair market value is not available in case of, हमने को लिखे थे कि fair market value कुछ केस में ले ही नहीं सकता. Intangible assets, depreciable assets. Option to take fair market value is available in case of bonus shares. Although the cost of the bonus shares is always nil, but if the bonus share is acquired before 1 2001, we have the option to take the fair market. फिर हमने देखा था बच्चे, चार्जिंग सेक्शन पे आ रहा हूँ कि कैपिटल गेन कौन से साल में टैक्सेबल होते थे, जिस साल में ट्रांसफर होता था, और इसकी एक्सेप्शंस थी 3. पहला इंश्योरेंस क्लेम, डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट एंड रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस, कौन से साल में टैक्सेबल होता था? जिस साल में क्लेम रिसीव हुआ. दूसरी बात, हमने एक और केस कौन सा देखा था? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. यानी कि सर जी, अगर ज्वेलरी आप अपनी दुकान पे ले आओगे तो उस कन्वर्जन को ट्रांसफर बोला जाता है, और कौन से साल में टैक्सेबल हो जाएगा? जब वो स्टॉक बिकेगा तब. तभी तो एक्सेप्शन थी ना बच्चे. आइए थर्ड एक्सेप्शन डिस्कस कर, दैट इज कंपल्सरी एक्विजिशन. वो हेडिंग लिख लेंगे. आप छोटे छोटे बच्चे हैं बेटे, चिल्ड्रंस डे है, आपसे नोट्स नहीं लिखवाऊंगा, पाप लगता है, ताकि आपसे कम मेहनत कराई जाएगी बेटे. आज आपका दिन, थक जाओगे यार आप. कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट. कंपल्सरी एक्विजिशन सबसे पहला सवाल, जैसे मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, आप बच्चे को बताए प्रगति मैदान देखे बच्चों? प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन देखे? उसके साथ ही है, पहले वहां पे मेट्रो स्टेशन नहीं हुआ करता था, उधर अप्पू घर होता. इफ एनीवन हैज, यानी अप्पू घर सुना होगा आप तब, आई थिंक, मतलब पता नहीं. हाँ, क्या होता था? वाटर पार्क. वाटर पार्क उधर था, ऑयस्टर्स नाम था उसका. जब हम छोटे होते थे हमारे स्कूल में पिकनिक उधर ले जाया करते. अभी भी अप्पू घर है क्या कहीं पर? गुड़गांव में. वो शिफ्ट हुआ था बेटे, पहले गुड़गांव में नहीं था. मेरे कहने का मतलब है, अप्पू घर उधर बहुत बढ़िया था, बहुत सही था, लेकिन वहां से क्यों हटाना पड़ गया उसको? क्योंकि उधर मेट्रो आनी थी भाई, और उधर बहुत बड़ा स्टेशन है प्रगति मैदान. समझ रहे हो? बहुत बड़े एरिया पे मेट्रो, और भी काम होते होंगे मेट्रो के उधर, तो बहुत बड़ा स्टेशन है. तो आप मुझे बताइए, इतना बड़ा सेटअप चलता हुआ क्या वो सरकार के आगे चला पाएगी? अगर सरकार को प्रॉपर्टी चाहिए तो नहीं चाहिए. तो मेरा आपसे सवाल, सपोज करो कि बेटे आपका ये घर है, और चांस की बात है कि गवर्नमेंट का प्लान है कि जी यहाँ पे तो मेट्रो आनी है, और क्योंकि ये मेट्रो आनी है इसलिए ये जो घर है ये बीच में आ रहा है. तो आपको डीएमआरसी का नोटिस आएगा या नहीं आएगा? क्या लिखा होगा कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमारा जो भी ब्रिज बनना है, यह हो सकता है मेट्रो स्टेशन बन रहा हो बीच में आ रहा हो. तो आप मुझे बताइए, क्या कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेट्रो ऐसे आ रही है फिर ऐसे चली जाएगी? हाँ, आप भी वहीं पे रह लोगे और देखो ऊपर मेट्रो जा रही है. हाँ, ठीक है. तो क्या ऐसा होता होगा कि मेट्रो वालों ने जब भी बनाई है तो जहां जहां लोग घर आ रहे हैं ऐसे ऊपर ऊपर करके निकल रहे हैं, जहां पे सारे घर आ रहे हैं बेसमेंट में घुस गए अंडरग्राउंड. ठीक है, कैसा होता होगा, या हटना ही पड़ता होगा, या कुछ ऐसा हो सकता है कि सीधी सीधी मेट्रो जाने दो सर, हम तो नीचे वाले फ्लोर पे रहेंगे, ऊपर वाले फ्लोर से ऐसे निकल निकल जाएंगे मेट्रो. ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता. तो डीएमआरसी बोलेगी आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, और
मेरा आपसे सवाल है, सपोज करो इस घर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 2 करोड़। आपने बोला सर मेरा इधर बच्चे स्कूल जाते हैं आसपास, मेरा ऑफिस पास में है, तो डीएमआरसी बोलेगी तो मैं कौन से कह रहा हूँ आप 10 किलोमीटर के दायरे में आओ ही मत, 4 घर छोड़ के ले लो पीछे कॉलोनी में, समझ रहे हो। मुझे बोला आप मुझे प्राइस बताओ, आपने कहा सर मार्केट वैल्यू है 2 करोड़, ठीक है। और तो सॉरी डीएमआरसी ने बोला कि तुम्हारे यहाँ के रेट हमें पता है और कितने रुपए है जी, 2 करोड़, ये लो 2 करोड़ का चेक और खाली करो। आप मुझे बताइए, मार्केट वैल्यू 2 करोड़, दे आर रेडी टू गेट 2 करोड़, क्या आप 2 करोड़ में मानोगे या ज्यादा? क्यों, रीजन? एग्जैक्टली, बिकॉज यू आर नॉट अ विलिंग सेलर। आप कौन सा मार्केट में निकले हो बेचने के लिए? आई एम नॉट अ विलिंग सेलर। तो आपने बोला, तो डीएमआरसी ने बोला, इसको मैं ओसी बोल रहा हूं, दैट इज ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन। ओसी इज ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन। तो डीएमआरसी ने बोला भाई साहब आपका जो पैसा जो हम देंगे वो कितने रुपए देंगे बेटे आपको, 2 करोड़, लेकिन आप मुझे बताइए आप और पैसा मांग रहे हैं नहीं मांग रहे? आप कह रहे हो 2 करोड़ नहीं, 1 करोड़ और मैं इसको बोल रहा हूं ईसी, दैट इज एनहांस कॉम्पेंसेशन। आपको क्या लग रहा है, डीएमआरसी मान जाएगी? डीएमआरसी बोलेगी 2 करोड़ का चेक पकड़ो, 10 दिन बाद क्रेन आएगी, आपकी मर्जी है हटना है जाना, नहीं हट तो कोई बात नहीं, 2 करोड़ का चेक भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे लेकिन मैं, तो आप मुझे बताइए आपको मानना पड़ेगा या नहीं मानना? मानना पड़ेगा। तो मैं आपका बेस बना दिया मैंने आपकी बात का। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लो एक इंसान है मिस्टर ए, अभी ध्यान से रखना फिर मैं क्वेश्चन बना दूंगा फटाफट। और मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, 2021 में उसका घर जब्त कर लिया, कंपलसरी एक्विजिशन 2021 में हो गया, और कितने रुपए डिसाइड हुए, 2 करोड़। क्या ये 2021 में ही टैक्सेबल होगा? देखो ट्रांसफर तो 2021 में हो गया, ठीक है, शिफ्ट कर लिया आपने 2021 में हो गया, तो क्या 2021 में ही टैक्सेबल करूँ? फिर कौन से साल में? जब मेट्रो में नहीं, और जब आपको मेट्रो कार्ड भी इशू करे हुए हैं ना, जब पैसे, समझ लो। तो 2 करोड़ रुपए कंपलसरी एक्विजिशन का जो पैसा है आपसे जब्त कर लिया वो अलग बात है, बट ये टैक्सेबल कब होगा? जब आपको ये पैसा रिसीव जनरली मिल जाता है। नहीं, ऐसे थोड़ा है कि मेट्रो बन के टिकट बिकेगी फिर आपको उससे पैसा दिया जाएगा, डीएमआर पे बहुत पैसे होंगे, ठीक है ना, ऐसे सारा आ जाएगा 2 मिनट में आ जाएगा। बेसिकली ये घर जब्त हुआ है, मेट्रो बन रही है, तो उसने कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया, और वो कितने रुपए आपको देने को तैयार है, डीएमआरसी 2 करोड़। तो 2021 में घर जब्त हो गया, 2 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन है। इफ आई से दैट कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड इन 23-24, इसको लिखना हुआ तो भी अच्छे अकाउंट बनवा दूंगा, 23-24 में कॉम्पेंसेशन मिल गया, तो आप मुझे बताइए टैक्सेबल कौन से साल में होगा? इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रेसिडेंस। पहली चीज यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आगे सुनिएगा, डीएमआरसी ने क्या करा कि 2021 में आपको 100 रुपए ट्रांसफर कर दिए, आई मीन पार्ट ऑफ द कॉम्पेंसेशन ट्रांसफर। तो वो टैक्सेबल उस साल में होता है जिस साल में पूरा मिलता है, या अगर पार्ट ऑफ द, तो इसका मतलब अगर ये 100 रुपए 2021 में मिल गए तो कैपिटल गेन कौन से साल में टैक्सेबल हो जाएगा? 2021 में। मैं आपको लैंग्वेज लिखी हुई दिखा दूंगा, इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड ईदर फुल्ली और पार्टली। पूरा टैक्सेबल फिर जाओगे ना, समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा जितना जितना मिलता जा रहा है वो टैक्सेबल हो रहा है, मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर थोड़ी सी भी कॉम्पेंसेशन मिल गई तो उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ पूरा, बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? अब आप समझिएगा। अब मुझे बताओ बीइंग मिस्टर ए, अगर आप मिस्टर ए है, क्या आप कोर्ट केस लड़ेंगे एनहांस कॉम्पेंसेशन? खैर अभी तो मैंने आपकी बात मान ली क्योंकि आप कह रहे थे कि हम सीधा बिल्डिंग गिरा देंगे,
लेकिन मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस करूँ। किसके अगेंस्ट केस चल रहा है? डीएमआरसी के अगेंस्ट, कि इन्होंने घर खाली करवाया और अपनी पावर को यूज करा। 2 करोड़ मार्केट वैल्यू थी, पर मेरे को बहुत सारा नुकसान हुआ ड्यू टू एनी रीजन। आई एम नॉट अ विलिंग सेलर, मैंने कोर्ट केस करा। आप मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, ये कोर्ट केस डिसाइड हो जाएगा क्या? बीसी किस में करा होगा आपने केस, ट्रांसफर हो गया बीसी के 22, जब मर्जी कोर्ट केस करा। और कोर्ट केस में क्या बोलोगे कि मुझे और पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए आपको? 1 करोड़। उसको मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे? एनहांस कॉम्पेंसेशन। मेरा आपसे सवाल, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 2030-31 में यू वन द कोर्ट केस, और आप कोर्ट केस जीत गए, और आप कितने रुपए जीत गए बच्चे? मेरा आपसे सवाल, ये 1 करोड़ जब आपको 30-31 में मिलेगा, क्या टैक्सेबल होगा? कौन से हेड में? इज दिस 1 करोड़ टैक्सेबल? बिल्कुल टैक्सेबल। विच हेड? अदर सोर्स। ये आपको क्यों मिला है पैसा? प्रॉपर्टी की वैल्यू मिली है आपको ये, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हाउ आर यू डिसाइडिंग दिस? इट डिपेंड्स अपॉन दिस एसेट। जो ओरिजिनल एसेट का नेचर था वही एनहांस कॉम्पेंसेशन का नेचर रहेगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूव, अच्छा सीधा 1 करोड़ सेल कंसेशन बढ़ गई, कुछ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या कुछ खर्चा निल, लेकिन जो लॉयर का खर्चा है वो आपको माइनस हो जाएगा। समझ? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोबारा माइनस कर दो, कर तो दी ऊपर कैलकुलेशन। एक बात बताओ, आपने ये घर जितने का भी खरीदा था उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ माइनस नहीं कर चुका हूँ? कॉस्ट में माइनस नहीं कर चुका हूँ? तो नीचे जब 1 करोड़ मिलेगा वो तो भाई तभी टैक्स होगा। मुझे बताइए, क्लियर है? अब मैं आपको अदर सोर्स से रिलेट करता हूँ, मुझे नहीं पता आपको याद आएगा नहीं आएगा। मैंने आपको अदर सोर्स में कराया था, ये जो एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलती है, आप सिर्फ 1 करोड़ लेके सेटिस्फाई हो जाओगे, या बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 10 साल पहले 1 करोड़ मिलने थे, आज मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे ब्याज दिलवाओ सर। So you will not only earn this 1 crore but interest on this also. तो जो मर्जी रेट डिसाइड हो, मान लो 50 लाख रुपए का ब्याज मिल रहा है आपको, क्या 50 लाख रुपए आपकी इनकम नहीं है? कौन से हेड में? अदर सोर्स। और इसकी डिडक्शन मिलती थी 50% सीधी, अगर आपको याद आ रहा हो, फ्लैट 50%। और वो जो ब्याज है 50 लाख, उसमें से 50% माइनस हो जाएगा 25 लाख, और वो टैक्सेबल कब होगा? इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव। सिमिलर विद द एनहांस कॉम्पेंसेशन, भाई जब रिसीव हो रहा है तब टैक्सेबल हो रहा है, ब्याज भी जब रिसीव हो रहा है तब टैक्सेबल। काफी सारी बातें बोल दी मैंने, आइए इसको नोट्स के जरिए कर। वेरी गुड, बुक से देख के आंसर देते हैं आप। कितने अच्छे, ओहो ये रखो, बड़े ही प्यार से पढ़िएगा। आज चिल्ड्रंस डे बेटे, घर जाके नोट्स बनाना है, आपको बिल्कुल कष्ट नहीं दूंगा बेटा। लिखने से समझ आता है, इतनी देर से मैं समझा रहा था वो ज्यादा बेटर लिखने से हो रहा है। तो सारे नोट्स लिख लो, फिर हो जाएगा क्या? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, सेक्शन भी लिख लीजिएगा 45 सब सेक्शन 5। सर ये आपने ग्रुप में भेजे हुए नोट्स? नहीं दोस्त, अभी भेज दूंगा। हाँ लिखना स्टार्ट करो। नहीं मैं बोल रहा हूँ, समटाइम्स अ बिल्डिंग और सम अदर कैपिटल एसेट belongs to a person taken over by the central government by way of compulsory acquisition। आप मुझे बताइए जब्त कौन सी सरकार ने करा? ऐसा नहीं है, सेंट्रल भी हो सकते, स्टेट भी हो सकते, कोई भी हो सकते, ठीक है। बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर इज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई कहते हैं दुनिया फालतू की बात लिखी हुई है, ठीक है। आर चार्जेबल एज इनकम इन द प्रीवियस, अच्छा capital gains are chargeable as income in the previous year in which such compensation is, that's important। और मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको बोला था, चाहे फुल्ली रिसीव्ड हो या पार्टली रिसीव्ड, फुल्ली टैक्सेबल। और इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें ये दिखेगा। मैं अब आ रहा हूं मैं एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन।
ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन समझ आ गया आपको? enhanced when the court awards a compensation which is higher than the original compensation, कोर्ट केस करा 1 करोड़ के ऊपर, the same will be taxable under the head capital gains. प्लीज, enhanced compensation क्यों मिल रहा है आपको? एसेट की वैल्यू तो एप्रिशिएटेड है, कैपिटल गेन व्हेन इट इज, in this case cost of value shall be nil, cost of value shall be improvement shall be, this income will be chargeable to tax when the final order of some court is made. ये वाला आपको अभी नहीं बोल, मैं बोलूंगा इसके ऊपर जो भी बोलना होगा मैंने। मुझे पहले आप बताइए यहां तक समझ आया आपको? अब आप समझिएगा, एक कहानी और मुझे बोलनी है, थ्योरेटिकल कहानी, बट समझिएगा। हम्म, नहीं अभी रुक जाओ, क्वेश्चन कराऊंगा और वो ध्यान से सुनना एक बार। कभी कभी क्या होता है कि एक इंसान ने अगर कोर्ट केस करा है, तो मिस्टर ए ने कितने रुपए के लिए कोर्ट केस करा है? तो मिस्टर ए ने कोर्ट में बोला सर मेरे को लॉयर को पैसा देना है, ठीक है, और पता नहीं कितने साल ये कोर्ट केस चलेगा, मतलब पैसा नहीं है सर, तो आप एटलीस्ट सरकार को बोल के मुझे पैसा दिलवा दो, और अगर मैं कोर्ट केस हार गया तो मैं वापस कर दूंगा सर पैसा, मतलब एटलीस्ट मुझे कुछ 20 लाख 25 लाख कुछ तो दिलवा दो सर, क्योंकि सिचुएशन सही नहीं, ठीक है, तो मैं बस पैसा देने को नहीं है। उसने बोला अगर तू हार गया तो मैं वापस कर दूंगा विद ब्याज या जो, वो अलग चीज है, दैट इज अ सेपरेट इशू। तो आप मुझे बताइए, मुझे टेम्पररी जब मेरा कोर्ट केस हुआ तो मेरे को एनहांस कॉम्पेंसेशन मिल गई 20-25 लाख रुपए, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच कोर्ट ऑर्डर। आप समझ लो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अगर आपको रिसीट पहले हो गई अंडर एग्जीक्यूटेड बॉन्ड, बॉन्ड भर लिया भाई, अगर हार गया तो वापस कर दूंगा, ब्याज दे दूंगा, ठीक है, तो मैं रिसीट तो पहले कर चुका हूँ, बट वो टैक्सेबल कब होगी? ठीक है ना? और अब मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक में और बोल रहा हूँ कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स द कोर्ट इन एन इंटरिम ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर क्या होता है, मैंने ऑर्डर नहीं निकाला बट मिडवे कुछ कंक्लूड कर रहा हूं मैं, ड्यूरिंग एन इंटरिम ऑर्डर मे डायरेक्ट डीएमआरसी टू पे 50 लाख टू द। इंटरिम ऑर्डर क्या हो गया, फाइनल हुआ नहीं, एक ऑर्डर बीच में निकाल दे भाई 50 लाख दे दे बस, क्या वो टैक्सेबल हो जाएगा? 50 नहीं होगा, इट विल बी टैक्सेबल व्हेन द फाइनल ऑर्डर इज पास, क्योंकि अगर आप जीत गए और अगर फाइनल ऑर्डर है तो वही पैसा दोबारा थोड़ा ना मिलेगा, तो मैं रिसीट थोड़ा ना बोल सकता हूँ, तो जब ऑर्डर होगा तो होगा। तो बेसिकली अब आप समझिए, ये देखिएगा, दिस इनकम, दिस इनकम मतलब वो जो कोर्ट वाली बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये मैं करवा दूंगा डील, विल बी चार्जेबल टैक्स व्हेन द फाइनल ऑर्डर इज, क्लियर है बच्चे? ओके, तो मैंने आपको चीजें बोल दी, आइए इस पे कुछ लिखा हुआ है आपने, और क्या करूँ, लिखोगे? ऑफ आरबीआई और आरबीआई कुछ भी है मैडम, ये ना लाइन कुछ ऐसी जरूरत में बल्कि हटा ही देता हूँ इसमें, लिख लिया था। बस ठीक है, और ये एनहांस कॉम्पेंसेशन लिख लो इसको एक बार साइड, बस ये वाली लाइन को रहने दो, सेटलमेंट ऑफ आरबीआई, वो रेलेवेंट नहीं है वैसे मेरा मुताबिक। ग्रुप पे भेज दो। सर क्या क्या लिख सारा लिखना है, बस जो मैंने हटाया बस वो नहीं लिखना दोस्त। स्ट्रेटजी है।
आपको जितना गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन दे रही है आप उससे ज्यादा लेना चाहते हो, जिस वजह से आपने कोर्ट केस करा है। इधर से कुछ खाने के लिए मंगवाओ बच्चों के लिए। देखता हूँ वो शॉप खुल गया, सारा बंद था नीचे कार का गया तो वो बंद हो गया। मैगडी जितना तो हमारा बजट नहीं है। मेलेडी चॉकलेट है जो बता। एक की चार आती है अभी भी। पहले आती है सर। आती है। सर बोल रहे हैं ठीक है। बोलता हूँ संजय को ढूंढे एक बार। लिखा हुआ enhanced compensation तो if order comes in one period ऐसा हर बार नहीं होता ना मैडम कि ऑर्डर निकले। एनहांस कॉम्पनसेशन हो सकता है जब कोर्ट केस जीतोगे तभी मिलेगा आपको। सो व्हाट इज द जनरल रूल, एनहांस कॉम्पनसेशन टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड। बट अगर इंटरिम ऑर्डर समटाइम्स ड्यू टू इंटरिम ऑर्डर बीच में पैसा मिल जाए तो जब फाइनल ऑर्डर आता है तब टैक्सेबल होगा। हाँ जी, एग्जाम्पल मत लिखना ठीक है। हम्म, इसके ना यहीं पे क्वेश्चन का मतलब एनहांस कॉम्पनसेशन। इनहांस कॉम्पनसेशन के बारे में अगर मैं बोलूं, टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। रिसिप्ट ठीक है। देख, ऑर्डर चाहे आ गया, कोर्ट ने बोला आप जीत गए, पर देखो पैसे नहीं मिले तो टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल का पूरा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। हाँ, ऐसे मिलकर कोर्ट को बाद में तो जब कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है ना। सपोज करो बच्चे की ऑर्डर आ गया, फाइनल ऑर्डर, बट यू हैव नॉट रिसीव्ड द मनी येट, तो क्या इनहांस का टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। लिख लिया? क्वेश्चन करें? जल्दी लिखो बेटे, बहुत सारी पढ़ाई करनी है आज। सर क्या खाओगे मतलब बताओ, मैं सोच रहा हूँ। मैं तो क्रिसमस पे करूँगी। हाँ, कौन बनेगा? मैं। सैंटा क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है तो फिट इंसान नहीं होता है। नहीं, अरे सोच रहा था इसके ऊपर जैकेट डालूं मुझे बाद में। नहीं लिखना। आओ जी, तो आइए जरा इनकम टैक्स
फाइल में हमारा एक क्वेश्चन आएगा, देखते बेटे कौन पहले करेगा, जो भी पहले करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। बताओ, वो ऐसी परेशान है, वो नहीं बोलूंगा भाई, कोई भी उठा के साइड में कौन सा सेशन हुआ था हमारा, 45 6 कंपल्सरी एक्विजिशन। दिख रहा है क्या कंपल्सरी एक्विजिशन इंडेक्स में, पहले किसी को बोलूंगा पेज में अंदर नहीं है। हम्म, 7.2 हाँ यही है। नहीं नहीं, ये नहीं आ रहा, 54 किसी को। यार पहले इंडेक्स अच्छा होता था यार, छोड़ो यार, ऐसे ही देखेंगे। अब जी, बच्चे बुक लेकर आए हैं? क्या हो गया यार, आप लोग यार इतनी स्ट्रगल भी नहीं करते क्या? क्या आप लोग की एज में हमारे बैग इतने भारी भारी होते हैं, नदी पार करके उठा के, ये आप मतलब बुक है नहीं, कौन सी बुक लाए हो आप? रजिस्टर किया था इसे? दो ही तो है, ये तो दो सब्जेक्ट का तीन रजिस्टर क्यों आपके पास? जिसकी जरूरत नहीं थी आप वो ले आए, जिसकी जरूरत थी वो घर पर आ गया। क्या कर रहे हो, कैपिटल गेन कौन से पेज पर है? अच्छा, आ गया बेटे, चाहता है वो। हाँ, यहाँ पे इंडेक्स सही लिखा है ना, पेज नंबर 378 पर। कंपनी हमने सारी बातें कर ली हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7.17 आपकी स्क्रीन पर है, मैं बोलूँ या ट्राई करोगे? चलिए ट्राई करेंगे। यार ये ना जूम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर वो हो जाएगा। यार तुम इतनी इतनी देर मैंने कॉन्सेप्ट समझाने में लगा दिए थे, फाइल ढूंढी थी। कितनी पार्टी करोगे यार? आपका टैलेंट बढ़ सकता है। ये फाइल मैंने तुम्हें भेजी हुई है, 10 अपनी अपनी फोन में खोलो। पेज नंबर क्या बोलते हैं? ओ, 378। आ गया जी, आ गया 7.17। ए मैं नहीं कर रहा रे जूम। जल्दी जल्दी करना बेटे।
और compensation हो गया, only total salary होगा, required was paid to him on progress and balance 14 का, हाँ, एक तो 13 14 and 14 15 नहीं, थोड़ी आगे भी मिली है ना कॉम्पेंसेशन, तो बस उसमें आप बता दोगे कि उस साल में नहीं होगा टैक्सेबल, फिर एनहांस का जिस साल में जो मिल रहा है वैसे कर दोगे। सर 2 बार मिल रखी है, वो 12,60 का एक्वायर तब करा, लेकिन कंपनसेशन जैसे 25 की 14 को मिली, 10-20 और बचे 2,40,000 की 15। हाँ, तो टैक्सेबल तो जो पहली मिली उसी में ही हो जाएगा ना। सर हाँ पहले में हो जाएगा, पर उस 12 वाले 60 वाले ईयर से तो मतलब नहीं है ना। हाँ, enhanced वाला थोड़ा छोटे है, एनहांस कॉम्पेंसेशन कितनी मिली है? पूरा 14 2 हो गए। 14,324 को मिली है मैडम, दैट इज 23-24। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? 14 3 का कितना होता है? 14 3 का बताना। हाँ, बेटा कैलकुलेट करिए। वेरी फास्ट। ये जल्दी करोगे? ओ भाई, टोटली तो लेगा, पार्शियली भी रिसीव कर लेगा तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ना। मतलब वो 240 एक बार में। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब जब रिसीव करेगा उस साल में टैक्सेबल होगा, जब भी फर्स्ट रिसिप्ट हो रही है उसी साल में सारा ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन टैक्सेबल हो जाएगा। हो गया? हाँ सर। लिख के नहीं करा सर वैसे। वेरी गुड। 4 लाख से वो 4 लाख में 50% का रिडक्शन देके बच्चा को 2 लाख टैक्सेबल होगा ना सीधा। उसी 2 लाख को कैलकुलेट कर रखे इसमें इंडेक्स में, जो एनएच कंपनसेशन वाला कोई इंडेक्स वो 50% रिडक्शन का आपने बता रहा है। ओ भाई, उस पर इंटरेस्ट होते हैं। अच्छा और क्या, इंटरेस्ट की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रखी। ये जो तेरे को 4 लाख मिले, ये तो प्रॉपर्टी के लिए मिले हैं, तो कैपिटल गेन नहीं हो जाएंगे। और वो ब्याज की बात करता तो मैं करता ना, अगर कि वो बोलता मुझको 1.5 लाख रुपए ब्याज मिला, तो उसको मैं 1.5 लाख को अदर सोर्स में लेके जाता और 50% डिडक्शन है, 75 टैक्सेबल करता। से एक्सपेंसिव माइनस कर रखे नीचे से एनएच कंपनसेशन। लॉयर का खर्चा था ना। तो ये सब ऑल क्लियर? वो 2 लाख आगे बढ़ो। तो हाँ जी, सैटरडे सैलरी के किसको पता है ना? आपने बताया कि बता दिया, सैटरडे सैलरी पे पैसे सैलरी हो गया। सॉरी, सर कुछ दे रहा सैलरी की क्विज ले रहा था। हाँ सैलरी कुछ दे रहा क्विज करेंगे जीएसटी की। चेक की नहीं मिला मैडम, मैं राधा मैम से बात नहीं करता, मैं ग्रुप में बस लिख देता हूँ। सर मिल गया तो जीएसटी में सैलरी नहीं मिला।
हाँ अनुराधा में मेरे पेपर चेक करके ही देती। अनुराधा में पेपर चेक ही नहीं करके देती। हाँ सर करेंगे तो जीरो आएंगे सब। यार मैंने खुद करे ना तो बहुत टाइम लगेगा। चलो 6 बजे तक क्लासेस होती हैं, फिर इतने सारे, फिर आप अभी जो कह रहे हो ना अनुराधा में मैं चेक नहीं करे, तो बोलोगे सौरभ सर आपने चेक नहीं करे। पर अनुराधा में को थोड़ा बोल रहा हूँ मैं, पर ये बहुत बोल देगा सर, इसलिए मैं क्विज लिया करूँगा। सर हमारे पेपर के बाद हमारे नहीं टेस्ट होंगे, मजाक कर रहा हूँ, सारे टेस्ट होंगे, चेक भी होंगे। बस अभी ना इंटर वाले जिनके जनवरी अटेम्प्ट है उनके पेपर 2 दिन पेंडिंग है, पर उनके चेक होगा। फिर सैटरडे को भी है ना। हाँ सैटरडे को होगा। वही 1 रुपए की 4 टॉपिक। सही आइडिया। क्विज वैसे रखेंगे, बॉयज वर्सेस गर्ल्स। बॉयज कितने इधर, 1 2 3 4 5, सर कम है 5 में। और पांचों में भी कोई आंसर देने वाला दिख नहीं रहा मुझे, नहीं हो क्या? हाँ क्या है आंसर तो आएगा। आंसर आएगा? आंसर भी है। बॉयज वर्सेस गर्ल्स, सर ठीक है, लेट्स सी। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन? ओके, असेसमेंट क्लियर हो गया मैडम। तो इंडेक्स नहीं है, असेसमेंट इंडेक्स प्रीवियस ईयर दो, असेसमेंट का मतलब ही नहीं है। अब आओ बेटे, अब डेटा आएगा, कंप्यूटर एसिड, ये सारी चीजें आप कर चुके हो। वैसे मेरे को ना तुम्हें वो इमोल प्रॉपर्टी वाला कराना चाहिए प्रैक्टिस पहले, याद है आपको? अरे जो लास्ट टाइम में कहता स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट, और वो ना वो हल्का ना रह जाए। हाँ वो कि कब कैसे क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट होगा ना। पहले में ये लग रहा है ये वाली। यार आप जो बोलो यार, चिल्ड्रंस डे है, मैं आपकी बात को मना नहीं करूंगा। एक नया पॉइंट करेंगे बोलो, करो मैं समझ गया, वो प्रॉपर्टी वाला करा दूंगा मैं आपको। आइए पहले एक छोटा सा पॉइंट देखिए प्लीज, थोड़ा सा तो बोलने दीजिए, फ्लो तो बने थोड़ा सा। हेडिंग डाल लीजिएगा, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। अरे सर बायबैक क्या होता है बेटे? कंपनी ने अपने शेयर वापस खरीद लिए। अच्छा जी, और मेरा आपसे सवाल है, बायबैक का मतलब पता है बच्चों को? यू आर दी ओनर ऑफ द शेयर्स, और मैं क्या कह रहा हूँ, वो शेयर मुझे दे दो, उसके लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्या आपने बेचा नहीं है वो? तो क्या शेयर होल्डर के हैंड्स में कैपिटल गेन्स लगते हुए दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं। क्यों? आपने क्या बेचा? कैपिटल एसेट। कैसे? शेयर इज अ कैपिटल एसेट। और क्या वो ट्रांसफर है? हाँ जी ट्रांसफर है। सर मैं होल्ड नहीं करा, चाहे फाड़ रहा हूँ, आप इसको एक्सटिंग्विशमेंट बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब है कि बायबैक के अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि सर कैपिटल गेन कैसे चल रहा है। ठीक है, तो हेडिंग देखते हैं सबसे पहले, कैपिटल गेन ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। सो नॉट जस्ट शेयर्स बट आल्सो ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। मुझे नहीं जाना सिक्योरिटी के अंदर कौन सी है, लेकिन बायबैक ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटी। और ये कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन 46A। प्लीज एक बार मैं फ्लो से बोलूंगा, फिर उसके बाद आप देखिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में फ्रेमिंग बैठनी चाहिए। देखो बच्चे, बायबैक या तो शेयर्स का होगा या तो सिक्योरिटीज का होगा। अगर वो शेयर्स हुए तो डिपेंड करता है कि डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी बोले तो रिलायंस, एयरटेल, इंफोसिस, व्हाटएवर दे आर डूइंग बायबैक। आपको लग रहा है भारत देश में अगर बायबैक होता है, इट इज कॉमन और नॉट? मतलब होता है, आई मीन कॉमन इन द सेंस में कह रहा हूं ऐसा होता है। इन्फोसिस ने बायबैक करा, ऐसे कई कंपनी जो बायबैक करती हैं। डू यू थिंक कि जो शेयर होल्डर है वो कैपिटल गेन अपनी रिटर्न में कैलकुलेट करता होगा? मेरे को इतना खरीदा, नहीं कर पाता। समझ रहे हो? तो जो डोमेस्टिक कंपनी में होता है ना, क्या लिखा है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इट इज
एक्स्ट्रा क्योंकि वरना ना वो शेयर होल्डर डिस्करेज हो जाएगा। अब समझ लो, मैं शेयर होल्डर को बोलूंगा ना बायबैक टैक्सेबल है, वो कहेगा मैं कंपनी को पैसे शेयर देता नहीं हूं। समझ रहे हो? हालांकि वो मार्केट में बेचे तो कैपिटल गेन है, तुम्हारे पास शेयर है, तुम्हारे पास कैपिटल गेन है, पर अगर कंपनी लेगी तो। हाँ जी, नहीं मैडम, मार्केट वैल्यू से ऊपर होगा, नहीं तो आप क्यों करोगे। समझ रहे हो? अब मेरी बात समझिएगा, तो शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो जाएगा, एग्जाम। लेकिन आप ऐसा मत समझिए कि सरकार छोड़ रही है, सरकार कह रही है कंपनी से पकड़ लूंगी मैं टैक्स। तो कंपनी जब बायबैक को ऑफर लाती है तो पहले से ही, मान लो अगर मैं तुम्हारे को तुम्हारे शेयर के 300 रुपए देने को तैयार हूँ, पर मुझे पता है मेरे ऊपर कुछ टैक्स लग जाएगा बायबैक का, तो मैं आपको 250 दूंगा ना पहले से। हमें उस गणित के अंदर नहीं जाना, बायबैक के ऊपर टैक्स कैसे लग रहा है। आपको इतना समझना है कि भाई बायबैक हो रहा है, शेयर्स का हो रहा है, डोमेस्टिक कंपनी है रिलायंस एयरटेल, शेयर होल्डर तो बच गया, लेकिन कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा कितना परसेंट, 20%। और भाई सब सरचार्ज लगेगा, 12% लगेगा ही लगेगा, और 4% और लगेगा। 20% के ऊपर 12% ऐड करोगे, मतलब 20% का 112 कितना आ रहा है, और जो भी आंसर आएगा उसका 104, तो आपका रेट आएगा 23.296। 20 चेक कर लीजिए, 20 का 112 और उसका 104, कितना परसेंट, कितना आ रहा है। शेयर होल्डर को देना है, कंपनी को देना है, कंपनी को। ये प्रॉफिट का दे रहा है, वैल्यू ऑफ बायबैक दे रहा है, हमें नहीं लेना देना इससे कोई। मेरे को रेट निकालना सिखाना दो बस। और अगर ये अदर देन डोमेस्टिक कंपनी होती, दैट मींस अदर देन डोमेस्टिक मींस फॉरेन कंपनी, शेयर होल्डर के हैंड में क्या हो रहा है, कंपनी के हैंड में कोई भी टैक्स नहीं। एंड इट इज अ सिक्योरिटी, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बॉन्ड बैक, शेयर होल्डर के हैंड में। जब शेयर होल्डर से ले लिया तो कंपनी से क्यों लेगा भाई। बायबैक के अंदर इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं जानना। मुझे बताइए, क्लियर है? नोट करोगे? भाई करोगे, नोट करोगे। ले दे के बाद ये बायबैक है तो शेयर्स का होता है, सिक्योरिटी का होता है। शेयर का हुआ तो डोमेस्टिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी बायबैक कर सकती है मैडम। प्राइवेट कंपनी है, जरूरी नहीं है ना लिस्टेड वाली मार्केट में मांगे, प्राइवेट भी 50 ओनर है, उनको बोलो भाई मैं शेयर वापस कर देंगे। फटाफट लिखना बच्चे, स्पीड रखना।
मतलब छोटे छोटे आ रहे हैं ना, मतलब बाय जैसे अभी अपने लिक्विडेशन का बदला कराऊंगा तुम्हें, कि अब कंपनी बंद हो जाती है तो कैसे ट्रीटमेंट होता है, छोटी छोटी चीजें आती नहीं। इसका डेफिनेशन बहुत सारा है, कैपिटल ऐसे ट्रांसफर। पर हमने ठीक है एक लेवल पे कवर कर लिए, बट आज मैं कोशिश करूँ काफी करा दूंगा आपको। हाँ जी, पहले बच्चों नोट, तो जल्दी अकाउंट्स को हम लोग करे थे बच्चों ने, क्वेश्चन दिया था ना, करिए करा आपने? कर लिया था ना, डेली नहीं करना बच्चों अलग से वो नहीं बाहर से को, हैं? वो नहीं बाहर से अकाउंट में ऐसे क्यों बोल रहा है यार? खर्चा आएगा बेटे। हाँ जी, आगे बढ़ूं? ओके, शेयर मार्केट वाली बात हमने कर ली है। अभी चलिए, अब मैं आपके साथ एक हेडिंग डाल लीजिएगा, स्लम्प से। ओहो, क्या आप बताएंगे क्या होता है स्लम्प से? कुछ आइडिया किसी बच्चे को? एक बात बताइए, ये मैंने क्या बनाया, आप ये बताइए आप। Very good. अब बताइए क्या है, क्या है? पेंसिल नोच, सीढ़ियां, जो सीढ़ियां ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही है, या शारदा यूनिवर्सिटी जा रही है, क्या है ये? ओहो, अभी भी आप वो लेवल आ नहीं पाया आपका, अभी इमेजिनेशन का लेवल आ नहीं पाया। अब देखा, हाँ काइंडनेस, ये फैक्ट्री ऐसे होती है ना, फैक्ट्रीज में होती है नहीं होती? होती है ना? नहीं नहीं, होती होती है, एग्जाम्पल में तो है, ठीक है। और आपको पता है फैक्ट्री के अंदर रोड्स भी होती है, पूरी प्रॉपर रोड बनी हुई, देखिए आपने? मैंने कलर गलत लिखा, दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे। फोकस इतना ज्यादा ड्राइंग पर चला गया। अब बताओ बेटे क्या बन रहा है? इमेजिनेशन इंप्रूव हो गई ना। उस तरफ की है ना? नहीं नहीं, उधर जा रहा है। ठीक है ना, अब ज्यादा नहीं बनाते तो खराब होता जाएगा, ठीक है। और फैक्ट्री के अंदर रोड होती है, पता है आपको? रोड लग रही है ना, अभी नहीं लगेगी, अभी लगेगी बेटे, अभी आपको पता है, मेरे को स्कूल में ना ड्राइंग में मैं रिप्रेजेंट करने जाता था अपने स्कूल को। थर्ड क्लास में इधर सीपी में कैनॉट प्लेस में रेलवे म्यूजियम है, देखा? वहां पे मेरे स्कूल ने मुझे बोला था कि थर्ड क्लास में आप जाऊंगा स्कूल, फोर्थ क्लास में नहीं बोला मुझे।
ओह, आ गया दिल्ली सरकार दिल्ली सर बहुत रोडें बन रही है अब तो यार। अब तो हर जगह एकदम मतलब ऐसा लग रहा है भाई क्या डेवलपमेंट हो गई है। मजा ही आ गया, दिल्ली एकदम लग ही नहीं रहा, एकदम लग रहा है सिंगापुर में आ गया है। तो गाड़ी 100 200 पे घुमाई, रोड सारी रोड सही हो गई। 700 पर चल तो बहुत अच्छी हो गई है, रोड रोड सही हो गया, स्कूलिंग सही कर दी। ठीक है ना, तो ये है। और दूसरा आप ये कह सकते हैं, अब बताइएगा क्या बन गया। गाड़ियाँ तो बनाओ सब ये बताइए क्या है ये? क्या है ये? ग्राफ्स, ठीक है। अभी ड्राइंग करूंगा। सब 4 तारे बनाना अरे फैक्ट्री बनाते ही रहो, फिर फैक्ट्री में लेबर के लिए हमें बुला लेना। हाँ सर 100 बड़ा बनाओ ठीक है। और ये है बच्चे, आपको पता है फैक्ट्री के अंदर कैंटीन भी होती है। ये जो चिमनी थी ये कैंटीन वाली चिमनी थी। ठीक है, ठीक है, कैंटीन है, हाँ जी। ठीक है, उसके बाद आपको पता है ये जो वेयर हाउस भी होगा वहां पर, बिल्कुल होगा ये वेयर हाउस। हाँ, ऊपर के फ्लोर भी होते हैं, जैसे सीढ़ियां हैं। अरे वो रोड पीछे है, वो ये आगे है, रोड पीछे है। आप ना पकड़ नहीं कर रहे हो, ड्राइंग भी सिखानी पड़ेगी तुमको ना। और कैंटीन जाना है तो वो ये है, सीढ़ी यहाँ चली जाती है। और बेटे, हाँ, रोड पे तो ट्रक ही चलेंगे ना। हाँ, वो यहाँ लोड होता है ना सामान, कैंटीन ऊपर जाता है और उधर जाता है। ये फैक्ट्री में वो है। ट्रक में ड्राइवर बना और ये गेट है, सबसे आगे गेट है, फिर उसकी वजह सीढ़ियां है, फिर उसके पीछे रोड है, और ऊपर के फ्लोर है वेयर हाउस। और ठीक है, अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है ये नहीं पता लग रहा है। और प्लांट एंड मशीनरी यहाँ लगी हुई है बच्चे। लिखी है तो क्या ही बना पाऊंगा। प्लांट एंड मशीनरी इधर को बच्चे, ठीक है साहब। अब आप मुझे बताइए क्या, बस हो गया अभी है ना, फैक्ट्री लग रही है आपको? अंदर ही पहुंच गए। यार बनाई तो अच्छी है यार, सही लग रही है। रोड एकदम ऐसा लग रहा है कोई ट्रक गया ही नहीं इस पे, एकदम ब्लैक है रोड। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, मिस्टर ए इज ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री, और मिस्टर ए इस फैक्ट्री को बेच रहा है बेटे। किसको बेच रहा है? मिस्टर बी को।
और वो ये नहीं कह रहा। अब इस फैक्ट्री के आप स्पेयर मतलब कंपोनेंट समझिए, क्या ये फैक्ट्री में लैंड एंड बिल्डिंग है, समझ रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्कुल है। अच्छा, ईटेबल्स यानी कि कंज्यूमेबल्स हैं, बिल्कुल। भाई फैक्ट्री में जितना सामान होता है, खाने पीने का सामान, रोड बनी हुई है, हो सकता है फैक्ट्री का पार्ट ही हो, मोटर व्हीकल भी इसी का ही पार्ट हो। सामान को एक जगह दूसरी जगह लगाना है, स्पेशल क्रेन्स। हाँ जी, ये वाला, चलो ये अच्छा लगा मुझे कि आपको लगा बनाने लायक देखिए, ये मतलब एंटीक ही होता है, वो जो कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट में लिखवाते हैं ना पेंटिंग्स, वो है बेटे ये करोड़ों की पेंटिंग बिकती है ये वाली, मुझे पता नहीं होता। ठीक है, तो कंज्यूमेबल्स, तो ऐसे करके बहुत सारा स्टॉक। मान लो ये शूज की फैक्ट्री है, तो आप मुझे बताइए शूज भी तो होंगे ना बेटे, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल। हाँ ये तो सोचेंगे। ठीक है, तो स्टॉक भी हो गया। अब आप मुझे बताइए, ये बंदा ये सारी की सारी चीजें बेच रहा है या सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग बेच रहा है? सारी की सारी चीजें बेच रहा है। अगर आप पूरी की पूरी फैक्ट्री उठा के बेच देते हैं तो उसको स्लम सेल बोला जाता है। स्लम सेल का मतलब कि आपने लमसम में जो भी सामान निकाल दिया। ठीक है, आप मुझे बताइए जब आप ये बेचोगे तो आपको क्या लग रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट्स बिक रहे हैं, या इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है कैपिटल एसेट ना हो? जैसे कि स्टॉक इज नॉट अ कैपिटल एसेट, पर वो तो बिक जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, डील अलग अलग होगी या एक साथ भी हो सकती है? अलग अलग करना चाहो आप कर सकते हो कि अगर बहुत वैल्यूएबल है, एक साथ भी हो सकता है। भाई पूरी फैक्ट्री तेरी, ऑब्वियसली बता दूंगा ये सामान पड़ा ही है, पर मेरे को एक लमसम और दे दे मुझे। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा होगा तो स्लम सेल के केस में क्या कैपिटल गेन्स लगेंगे? जी हाँ लगेंगे। नहीं लगेगा, पूरा लमसम। और अब मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, इसको क्या बोला जाता है, अंडरटेकिंग। When you sell the entire factory consists of plant and machinery, land and building, plant and machinery, consumable stock, बहुत सारी चीजें और मार्बल टाइल सब तो बिक गया, समझ रहे हो? तो इसको क्या बोला जाता है, अंडरटेकिंग। है जी, तो अगर आप स्टॉक सेल कर रहे हो तो जैसे तो फिर पीजीबीसी का बिल ना आए। बिल्कुल, लेकिन स्लम सेल के केस में जब लमसम आप बेचते हो तो कैपिटल गेन ही लग जाता है। अदर सोर्सेज भी इफ यू वांट टू, नहीं अदर सोर्स क्यों लगेगा, ये कैपिटल एसेट है पूरा का पूरा। और मैं इसका नाम क्या दे रहा हूँ, इसमें क्या बोल रहा हूँ, अंडरटेकिंग। दूसरी बात, ये लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, इसके लिए मुझे कह सकता हूँ पीरियड ऑफ होल्डिंग चाहिए। किसका? लैंड एंड बिल्डिंग का। या मैं बोलूँ प्लांट एंड मशीन मेरी बहुत पुरानी, मैं अभी भी यहाँ पर आया था 1 साल पहले, प्लांट एंड मशीन 10 साल पुरानी है, 100 करोड़ की प्लांट एंड मशीन लगी हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग अभी की है। क्या मैं कह सकता हूँ कि हर एसेट का अलग अलग होगा, लाइक तो कैसे डिसाइड होगा, इस अंडरटेकिंग का ही होगा। तो आप जो आंसर दे रहे थे काइंड ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मैं बोल सकता हूँ काइंड ऑफ बोल रहा हूँ। बट अगर ये फैक्ट्री, कहने का मतलब है कि पूरा सेटअप, अगर ये मैं जस्ट 1 साल से यहाँ चला रहा हूँ, पर मैं इससे पहले कहीं चला रहा था, तो अंडरटेकिंग तो चल रही थी ना। तो कहने का मतलब है अंडरटेकिंग की लाइफ ली जाती है, मैं लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बोल सकता। सो आई हैव टू टेक द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ, क्वेश्चन देगा कि शुरू से चल रहा है, कब से चल रहा है वो लेना है। बिल्कुल ठीक है। सो आई हैव टू टेक द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ अंडरटेकिंग एज अ लंप सम सेटअप, ठीक है ना, ऑब्वियसली फर्दर डिफाइंड होगा, बट मुझे उसके अंदर नहीं जाना। आप ऑब्वियसली डोमिनेंट फैक्टर अभी आपको लैंड एंड बिल्डिंग लग रहा है, लेकिन अगर मैं अभी लैंड एंड बिल्डिंग को 20 करोड़ करके प्लांट एंड मशीन की 400 करोड़ लगा दूंगा ना, तो आप 400 करोड़ बोलने लगेंगे। ये तो डिपेंड करता है ना अंदर का सेटअप क्या है, हाउ वुड यू डिफाइन अंडरटेकिंग। सो आई वुड नॉट से लैंड एंड बिल्डिंग, आई वुड नॉट से प्लांट एंड मशीन, आई वुड से द पीरियड ऑफ होल्डिंग और अंडरटेकिंग। अब मुद्दे की बात ये है कि टेन्योर क्या होगा इसका, आई मीन लॉन्ग टर्म कब बनेगा, 2 साल 3 साल, कौन से वाला?
सर 36 months। वैसे तो इमूवेबल लगना चाहिए था आपका, 24 मंथ आंसर आना चाहिए था, पर स्लम्प सेल के अंदर 3 इयर्स का चल रहा होता है, दैट इज 36। क्लियर है जी। दूसरी बात, एग्जैक्टली, ठीक है। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए थ्रेशोल्ड क्या है बच्चे, 3 इयर्स, 24 मंथ्स लेके मत चलिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि देखो भाई, दो चीजें होती है, हाँ जी, ठीक है। अभी देखना, अभी बात बढ़ती जाएगी आगे। अच्छा सर, इस पे कैपिटल गेन निकलेगा कैसे? मान लो ये अंडरटेकिंग 10 साल से चल रहा था, तो भाई देखो कैपिटल गेन निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है। एक होता है सेल कंसिडरेशन और एक होता है लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ। मैं स्पेस दिया क्योंकि मेरे को दोनों बातें आपको समझाना है। सेल कंसिडरेशन क्या होगा समझिएगा, दो चीजें निकलेंगी। देखो, अगर मैं तुम्हें ये भी बोल दूं ना, मैंने उसको बेचा 20 करोड़ में, आप बोलोगे 20 करोड़ कंसिडरेशन, पर नहीं, अभी एक बार लिखता हूँ, एक बार समझिएगा। हर बार दो निकलेंगी, क्या चीज है वो? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये जो आपने बेचा है इसकी फेयर मार्केट। अरे सर मुझे 20 करोड़, मैंने कहा मैं जानना ही नहीं है मेरे को आपसे, क्या मिला आपको? मैं कह रहा हूँ तूने सब बेच दिया, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकाल इसकी। तो फर्स्ट क्या हो गया, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर। हाँ जी, और आपको लग रहा होगा कि जो पैसा मिल गया वो, तो आ जाओ जरा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट रिसीव प्लस कैश रिसीव। हो सकता है तुमने जो बेचा उसने कहा ये ले पकड़ 20 करोड़ और 5 घर और दे दिए तेरे को, या मेरे को कैपिटल एसेट नहीं लिखना चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट रिसीव। हो सकता है कि भाई वो कोई ऐसी चीज दे दे जो कैपिटल एसेट ना हो। कहने का मतलब है, नीचे वाला पॉइंट क्या है, मेरे को जो भी मिल रहा है अगर वो कैश होता तो सिर्फ कैश आ जाता, लेकिन अगर कुछ और एसेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, तो नीचे वाला क्या है, जो मुझे मिल रहा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू प्लस कैश, और जो मैं बेच रहा हूं वो ऊपर वाला क्या आ गया, उसकी फेयर मार्केट। कहने का मतलब ये है, जो आपने ट्रांसफर करा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, जो आपने रिसीव करा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, whichever is। अगर जो मैंने ट्रांसफर करा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 है और जो रिसीव करा वो 800 है, सेल कंसिडर ध्यान रखिएगा कि दोनों कंपोनेंट निकालने होंगे, फिर सॉल्व होगी बात। ट्रांसफर तो जिस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है उस ईयर की फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन ईयर देना चलेगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर या ऑन द डेट ऑफ दिस। क्लियर है बच्चे? अब मैं आ रहा हूँ कॉस्ट पे। अब आप मुझे बताइए मैं इसकी कॉस्ट कैसे निकालूं? स्टॉक है, ट्रक है, शूज है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अच्छा, सबसे पहली चीज, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट ओके। स्लम सेल में आपके पास इंडेक्स करने का बेनिफिट है। हाँ, समझ रहे? दूसरी बात, तो सर कॉस्ट क्या लेंगे सर? आप कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी योर नेट वर्थ ऑफ एसेट्स ट्रांसफर। तो सर नेटवर्थ क्या होता है? ओ बेटे, तुमने पूरी अंडरटेकिंग बेच दी, इस अंडरटेकिंग के एसेट्स तुम्हारी बुक्स में वैल्यू आ रही होगी नहीं आ रही होगी? वही है तुम्हारी कॉस्ट। तुम्हारी बैलेंस शीट पकड़ूंगा, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग जितनी की आ रही है वो कॉस्ट ले लूंगा। प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है, सारा अंडरटेकिंग का जो भी बुक वैल्यू आ रही है, यानी कि नेटवर्थ बोले तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स
माइनस बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो बुक वैल्यू है किसके हिसाब से, एज पर अकाउंट्स या एज पर टैक्स, एज पर टैक्स। आपने अभी तक निकालनी सीख ली है पीजीबीपी में। जैसे अकाउंट्स में कोई एसेट खरीदते हो उसे डेप्रिशिएट करते हो, पीजीबीपी में भी एक एक एसेट का डेप्रिसिएशन रेट अलग होता है। तो बेसिकली एज पर इनकम टैक्स, इसका मतलब अगर कोई चीज 100 रुपए की है और उस पर डेप्रिसिएशन लगी है 70 रुपए, तो बताएंगे उसकी कॉस्ट क्या लूंगा मैं, बुक वैल्यू 30 आ जाएगी ना उसकी। तो ऐसे करते 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 मैं सारे एसेट्स की एज पर माई इनकम टैक्स अवेलेबल होता है ये डेटा। अब अगर मेरे को बोलोगे एक कंपनी का डेटा अवेलेबल होता है, और अगर कोई एसेट है जिसपे 100 रुपीज की डेप्रिसिएशन मिल चुकी है, मैं अभी ना कुछ चीजें इसलिए भी लिख रहा हूँ, आप जब पूरा पढ़ लोगे एग्जाम्पल 35 एडी एसेट्स होते हैं। कुछ एसेट्स इनकम टैक्स में होते हैं, हमने आज एसेट खरीदा, मान लो लैपटॉप खरीदा है, 100% डिडक्शन दे दूंगा आपको फर्स्ट ईयर में 100% इनकम टैक्स में। तो उसकी बुक वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी कॉस्ट भी नहीं लगा। जब मैं तुझे इनकम टैक्स में डिडक्शन दे चुका तो कैपिटल गेन में कॉस्ट दोबारा क्यों बना दूंगा मैं उसको। सिमिलरली अगर तुमको 70 की डिडक्शन कहाँ मिली है, तुम्हें पीजी में मिल गई है, बची हुई 30 रुपए कॉस्ट है मेरी। लॉजिक ऐसे भी तो समझो। ज्यादा हालांकि गहरा जाने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको लगे तो और समुंदर नहीं है कोई इसके अंदर। मुद्दे की बात ये है, कॉस्ट क्या है सर, मैंने जो जो एसेट दिए उसकी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स और कंपनी का देखो। ठीक है, तो सपोजिंगली मेरा कॉस्ट, और क्या मैं इंडेक्स कर सकता हूँ बच्चे, नहीं कर सकता। तो मान लो कॉस्ट कितनी आ गई मेरी 300, तो आप मुझे बता दीजिए क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल। जैसे इसमें आपने लिखा है सेल कंसिडरेशन इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर्ड, बट काफी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। बिल्कुल, ये ऐसा ना लिखा हुआ है उधर, इसलिए यहाँ पे भी मैं एसेट ट्रांसफर लिख सकता था, बट हमारे मॉड्यूल में भी कैपिटल एसेट लिखा तो मैं लिख दिया इतना है। हाँ एसेट भाई बहुत सारी चीजें होंगी तो सभी का लूंगा लॉजिकली देखो, पर वो लिखा नहीं होता तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो बेसिकली आपको समझना, एक तो सेल कंसिडरेशन और दूसरा कॉस्ट क्या लिया बच्चे मैंने, नेट। ठीक है, आखिरी बार बोलूंगा, आखिरी बार बोलूंगा, आप मुझे बताइए कंपनी कॉस्ट को ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाहती है, तो कंपनी ने क्या सोचा कि क्यों ना हम अपने एसेट्स को रीवैल्यू कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उससे बुक वैल्यू बढ़ जाएगी। जब मेरी नेटवर्थ एसेट की वैल्यू है बुक वैल्यू, तो उसने कहा कि क्या कुछ रीवैल्यू कर सकते हैं, क्या लग रहा है अलाउड होगा, नॉट अलाउड। आपको अलाउड नहीं, कहीं ऐसे क्लियर है बच्चे, एक बार इसको नोट कर लेना। हाँ फैक्ट्री की ड्राइंग भी क्या था मैडम, आपने जो एसेट बेचे हैं वो आपने खरीदे हुए हैं 2-3 साल से, तो आप उसकी डिडक्शन तो ले रहे होंगे ना डेप्रिसिएशन की। अगर आप बिजनेस में मान लो ये प्रोजेक्टर है, ठीक है, मान लो मैं पूरी अंडरटेकिंग बेच रहा हूँ, इधर जो भी है मैं बेच रहा हूँ सारा का सारा, ठीक है, तो मैं ऑब्वियसली मुझे इस अंडरटेकिंग कॉस्ट चाहिए, तो कॉस्ट क्या होगी, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है सर, मैंने 40,000 का खरीदा था, 20,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो बुक वैल्यू तो 20,000 है। बुक वैल्यू इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो मैं जो बेच रहा हूं मुझे उसकी क्या निकालनी है, नेटवर्थ। नेटवर्थ बोले तो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बोले तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। क्या कह रहे हैं एक बार, हाँ वहां पे डिस्कशन होगी तब आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। सर ऊपर से दिखाओ सर ड्राइंग, और ऊपर हम जाते हैं बस।
क्वेश्चन थोड़ा सा पीजीबीपी के बाद होता है तो सही रहता है, क्योंकि भटकोगे नहीं तो डेप्रिसिएशन रेट्स और वो चाहिए होता है, बट ठीक है। मतलब ना पुणे का टॉपिक होता है, ये आ जाए तो बच्चा जनरली मतलब ऐसा होता है, ये होता नहीं करना ही नहीं करना, पुणे की चीजें हैं, पर मतलब एकदम सही से आना चाहिए आपको। क्या मैडम? सैलरी ज्यादा सबसे कैपिटल गेन ज्यादा। हाँ टफ लग रहा है क्या? हाँ सर, बाकी सबसे मतलब हाउस प्रॉपर्टी से सेक्शन का एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इससे थोड़ा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा सैलरी हो जाए और जो साथ में जो बड़ा सैलरी सेंस करता था सब कुछ है। मतलब कोई भी सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन आ रही है बोलेंगे, है दोस्त। अंडरटेकिंग होते हैं तो उसकी तेरा ओवरऑल वो सेटअप कब से चल रहा है, जैसे फैक्ट्रीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर तूने कराया, चाहे तो उसको शिफ्ट कर रहा है, बट अगर मान ले मेरी 200 करोड़ की फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, और चाहे मैं उसको शिफ्ट करा, लैंड एंड बिल्डिंग अलग है, स्टिल मैं बोलूंगा वो अंडरटेकिंग चल ही रहा है। हो सकता है कि तेरी ये प्लांट एंड मशीनरी तू 10 साल से होल्ड करता है और फैक्ट्री पर अभी स्टार्ट करी है, ये वाली फैक्ट्री, तो मैं इस फैक्ट्री की इसको अंडरटेकिंग बोलूंगा और इसकी लाइफ बोलूंगा, इररिस्पेक्टिव जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है चाहे वो 10 साल पुराना, हाँ उसी एसेट की वैल्यू करोगे कि उसको खरीदा कितने का, आज बेचा तो उसकी बुक वैल्यू निकालो। ले रहे दोस्त? ओके, आइए बच्चे, बस बेटे थोड़ा बहुत रहेगा, हाँ जी जल्दी, बस एक दो पॉइंट और कराने से कोने कोने ही। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो, है ना, तो वो कैसे कम कैपिटल लेकर आता है और गुडविल का पैसा लेकर आता है, कैश लेकर आता है, अगर वो घर दे दे अपना एस गुडविल और कैपिटल तो भाई फॉर्म एग्जैक्ट, या अगर वो ज्वेलरी दे दे तो, अगर बोले ये लो पकड़ो ये ज्वेलरी है तुम रख लो एज कैपिटल, ये लो पकड़ो शेयर्स फर्म को दे दिए उसने, हो सकता है नहीं हो सकता? कहने का मतलब ये है कि अगर एक पार्टनर एक चलते हुए फर्म को एज कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दे या गुडविल कंट्रीब्यूट एवर प्रॉपर्टी दे दे फर्म के नाम पे, ज्वेलरी दे दे फर्म के नाम पे, तो आप मुझे बताइए ट्रांसफर माना जाएगा नहीं माना जाएगा? माना जाएगा नहीं माना जाएगा? नहीं सही है ना, हटा दूं मैं ये? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसफर माना जाएगा। इसका इसका बी, बी एज इन बॉम्बे, ए एज इन अहमदाबाद, बी एज इन बॉम्बे, सी एज इन सी चेन्नई। हाँ सर, सुनिए आप जरूर। मनशा जी की तो सिस्टर की मैरिज है ना, कब है? ये दिस वेडनेसडे, आज क्या है? कितने बजे आने? सुबह 5 बजे, ताकि हम आना पाए, टाइमिंग ऐसा बोल दिया मैडम ने, सुबह 5 बजे, तो सुबह 5 बजे। 6-7 बजे सब स्टार्ट हो जाएगा, 10-11 तक खत्म हो जाएगी सब। हाँ तमन शादी सुबह 6 बजे, 10 बजे तक शादी खत्म, फिर ऑफिस अपने अपने। शादी इतना स्ट्रेस है बताओ। इससे बढ़िया आप आगे रहिए। 2 दिन से सुबह 5 बजे होती है, और हम क्योंकि दिल्ली में हैं तो शाम को संगीत भी रखेंगे, तो 2-3 दिन नहीं सुना। अच्छा
शादी होती है 50 कब है? वेंसडे, वेंसडे को क्या कहते हैं? तो 2-3 दिन पहले फंक्शन है, तो किधर हो गई शादी? इस्कॉन टेम्पल। वेरी गुड। हाँ, मतलब मेरे को पहले यही लगा था कि फेरे का बोलोगे कि एक दिन पहले हुआ है तो 5 बजे का मुहूर्त निकला है, तारों की छाओं में, है ना? मुझे वो लग रहा था। हाँ, बताओ। अलग ही था पूरा दिन पूरी रात सब। पर पार्टी पहले हो जाती है वो, मतलब आके निकल गए बस, किसी ने देखा ही नहीं शादी। हाँ वो ऐसे ही होता है। ठीक है, जिसमें शादी है वो बैठा, ठीक है, बाकी तो चलिए करेंगे। मेरी भी वजह से शादी में तो बारात जाती है, वो तो फेरों से पहले ही बस जो बारात बच के लौट आती है वो तो समझ ही नहीं आ रहा है ये system। देखिए भाई, हाँ, ऐसा ही होता है। मैं रोटेट तो करूंगा, पर ये है क्या? ये वो वाला नहीं है, फॉर्म वाला नहीं है। अच्छा, सुबह 5 बजे शादी। मेरे को कई बार पता चला। मुझे भी फर्स्ट टाइम पता, मुझे लगा हद से हद सुबह होती होगी तो 10 बजे हो जाती होगी, 11 बजे। जैसे मतलब सिख में, सरदारों में सुबह फेरे होते हैं, एंड एनी संडे वो लोग संडे वो करते हैं कि सबकी छुट्टी होती है, तो संडे के दिन वो लोग की शादी होती है, सुबह होती है, और सुबह 5 बजे। डेट है, मतलब 9 बजे हो, मेरे को फाइनल हो जो माना करते हैं हो सकेगा। और मेरे भैया की जब मैं चेन्नई गई थी, सुबह 7 बजे फाइनल था, 5 बजे स्टार्ट हुआ। 2 घंटे शादी का खत्म। तो 3 बजे सर यहाँ पर आ गए तो पूरे दिन तक जाओ, रात को बारात जाएगी, अगले दिन सुबह को वापस आएगी। 2 दिन गए थे। तो मतलब रेडी हो गया कुछ, सुबह 3 बजे रेडी हो गया। राइट, सुबह 3 बजे रेडी हो गई। सही बात है। वेरी नाइस। सबके लिए, हाँ, सबके लिए स्टे कराना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है? मतलब स्टे एट द मंडप कराना पड़ता है, क्योंकि सुबह अच्छा। 5 नाइस। सर नहीं आ पाएंगे। तो सारे सर इस्कॉन टेम्पल ही चल रहे हैं। मैं तो कभी गया। आ नहीं पाएंगे तो उधर तो पहले बुलाया नहीं ना मैडम, ये बात है। अभी भी नहीं बुलाया। अभी भी क्या अभी भी नहीं। तो सर इग्नोर कर बताओ, इतनी बार बोलने का बुलाया तो क्या बुलाया? नहीं, भूषण सर को बुलाओ, तो हो सकता है रिलेटिव में कोई किसी ने करना, कोई सर थोड़ा, हाँ, सोशल गैदरिंग में बुलाया करो सर को। हो सकता है सर भी सिलेक्ट हो जाए, हर जगह रिजेक्ट ही हो रहे हैं वीडियो। ठीक है, तो आइए, तो सपोज करो मिस्टर ए है और ऑलरेडी ना फर्म चल रहा है, आई मीन ए नहीं लेते इसको, मतलब ये न्यू पार्टनर है, सो लेट्स सपोज इज अ पार्टनर डी एंड देयर इज अ फर्म ऑफ एबीसी, और भाई इनका पीएसआर चल रहा है 1:1 और डी का हो रहा है एडमिशन, और डी कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है पर मैं लैंड एंड बिल्डिंग दे दूंगा, वो किसकी हो जाएगी? फर्म की हो जाएगी। और लैंड एंड बिल्डिंग आप ये कह सकते हैं सर, डी ने अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी होगी तो ऑब्वियसली उसको कॉस्ट तो पता ही होगी, पेपर तो 1 करोड़ की खरीदे, और जिस दिन लैंड एंड बिल्डिंग दी है, मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूँ, उस दिन मार्केट वैल्यू, एक बात बताओ, जब आपका एडमिशन हो रहा होगा तो फर्म ने बोला होगा ना इतने रुपए लेकर आने आपको, तो फर्म ने बोला आपको 5 करोड़ लाने, इसने बोला 5 करोड़ तो नहीं है, पर 5 करोड़ वैल्यू की प्रॉपर्टी है, वैल्यूएशन करवा लीजिए। तो कितने की प्रॉपर्टी थी वो? 5 करोड़ की। मेरा आपसे सवाल, जब ये पार्टनर फर्म को एक लैंड एंड बिल्डिंग देगा
तो क्या ये ट्रांसफर है? आंसर इज यस। तो क्या इसके हैंड्स में कैपिटल गेन्स लगेंगे? आंसर इज यस लगेंगे। सवाल ये है सेल कंसिडरेशन क्या होगा, और कॉस्ट तो मुझे पता है, मैं इंडेक्स कर दूंगा इसको, ठीक है, और डेट भी डाल देते हैं। मान लो आज क्या डेट है, 14 नवंबर। तो इसका मतलब कौन से प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुई है? 24-25। तो मैं ये जो कैपिटल गेन निकाल रहा हूँ कौन से साल में निकाल रहा हूँ? 24-25 में, जिसे मुझे सेल कंसिडरेशन चाहिए और कॉस्ट कैलकुलेट कर ही दूंगा। अब सवाल ये है कि सेल कंसिडरेशन क्या है, मार्केट वैल्यू। हाँ सर। हम्म अब ऐसे पूछ रहा हूँ, फर्म ने एंट्री क्या डाली होगी? पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, कैपिटल कैश में आता था तो क्या डलता था? कैश टू डीज कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग आ गई तो टू डीज कैपिटल अमाउंट। सपोज करिए आप डी हैं और मैं ए बी सी में से कोई पार्टनर बोलूं भाई 1 करोड़ का रिकॉर्ड करेंगे, विल यू अलाउ मी टू डू दैट? क्योंकि आपको नुकसान है। यू गिविंग समथिंग दैट इज वर्थ 5 करोड़ और मैं आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, फर्म कह रहा है कि मैंने इसको कितने देने, 1 करोड़। तो आप बोलोगे भाई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जो नया पार्टनर है बोलेगा ऐसे कैसे कम कर दोगे यार, आप इसको कितने पे डालोगे? 5 करोड़ पे। और सरकार ने ये बोला, मार्केट वैल्यू नहीं बोला, वो उसने बोला है वैल्यू recorded in books of accounts of the, I will not say the market value, I will say suppose करो मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है और उसने 4 करोड़ का रिकॉर्ड करा, सपोज पेपर में आ गया that the market value of the property is 5 crores and it is recorded in the books at 4 crores, would you be the same consider? बट आप मुझे बताइए, आप इनकमिंग पार्टनर है, विल यू मेक इट हैपन? क्या आप कोई चीज 5 करोड़ की दोगे और आप करोगे उस चीज को? एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने सेल कंसिडरेशन का चेक पॉइंट क्या डाला है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो ऐसा करने ही नहीं देगा, तो बुक्स में ठीक ही वैल्यू जाएगी तो वो ले लो। ये सारा क्लियर है ना? ओके। हाँ जी मैडम, इसका सेक्शन था 45 चल रहा था ना हमारा, कौन सा चल, नहीं तब से कौन सा चल रहा था अभी? 45 में कुछ सीधे बता दूंगा, 45(3) या 44 एक बार देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया अभी लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, दूसरा, अब एक और केस समझिएगा, एडमिशन का नहीं है, बस एक केस और समझना बेटा। सर जी एक फर्म है और उस फर्म के 3 पार्टनर्स हैं और सर जी वो फर्म डिसॉल्व हो रहा है। ओके, बंद हो रहा है बेटे वो फर्म, और तीनों पार्टनर को क्या मिल रहा है, मैं बैलेंस शीट दिखा देता हूँ आपको। ये फर्म डिसॉल्व हो रहा है, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग 3 करोड़ है, ए बी सी 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। ठीक है जी, कैश है नहीं, 3 फ्लोर है, तो फर्म ने क्या करा, उसने कहा मुझे जो लैंड एंड बिल्डिंग तुम रख लो। ये जो 3 करोड़ है, मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू, जो बुक्स में होता है बुक वैल्यू। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं फर्म क्लोज कैसे करेगा, एक बात बताओ, ए का क्रेडिट कितना बैलेंस है, तो भाई खत्म कर देना भाई उसे, दे दे 1 करोड़, बी को भी 1 करोड़ दे दे, सी को भी 1 करोड़ दे दे, पर कैश तो है नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग पूरी की पूरी बैलेंस शीट जीरो हो जाएगी। अब मुद्दे की बात ये है, क्या फर्म के हैंड्स में, इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, क्या ये ट्रांसफर है? ये जो लैंड एंड, स्टार्टिंग से बोलूंगा, क्या ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है कैपिटल एसेट है? पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग इज अ कैपिटल एसेट, यस इट इज अ कैपिटल एसेट। क्या ये ट्रांसफर है? जी हाँ है। और अगर है
तो आपको दो चीजें चाहिए होंगी, सेल कंसिडरेशन, व्हाट विल बी द सेल कंसिडरेशन? मार्केट वैल्यू एग्जैक्ट, एक बंद होती हुई फर्म की बुक्स पे भरोसा नहीं करूंगा। हो सकता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ हो, जान पूछ के, और 10 करोड़ की ही हो पहले भी, और कम करके लॉस दिखा के कैपिटल कम कर दिया हो। क्यों नहीं हो सकता? मतलब मैं आपको कह रहा हूं, जब फर्म बंद हो रहा है, मैं उसे बोलूं अरे भाई आखिरी एंट्री पे क्या बचा है, सारी चीजें बंद हो रही हैं, तो कर देते ना कम वैल्यू, मेरे को 3 करोड़ कर देते हैं। आप मान के चलिए ना, सपोज करो मार्केट जो अगर मान लो यहाँ पे भी 10 था और यहाँ पे 3.33 3.33 तो उसने क्या बोला, भाई ये तो अगर ऐसे ये दिखाएंगे ना, इससे बढ़िया क्या है कि वैल्यू कम करके दिखा देते हैं। क्यों? क्यों कम कर दे? क्योंकि वो हम बोलेंगे जो बुक में एंट्री होती है वो होती थी ना। बेटे बंद होती हुई फर्म की बुक्स पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। रिवॉल्यूशन मना नहीं है, आप जो मर्जी एक्टिविटी कर रहे हो, टेक्निकली तो मैं मना ही कर रहा हूँ। है जी। की वैल्यू करोगे, अदरवाइज अनफेयर तो हायर वैल्यू की चीज मिल रही है। मैडम फर्म बंद हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आज आपके पास ये लो, आप चाहे ये ले लो, ये PNL 7 करोड़ भी ले लो, 1-1 करोड़ ले लो, और ये 10 होता। जब मैंने सारे क्रेडिटर्स को पे कर दिया, चाहे मेरे पास जितना मर्जी पैसा हो, वो पार्टनर में तो बटेगा नहीं, है ना? मतलब वो वाली चीज है। सो बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है कि सर जो फर्म बंद हो रही है ना, उसकी बुक्स पे इंपॉर्टेंस नहीं देना। तो उसके लिए सेल कंसिडरेशन क्या होगा? मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लेस ऑब्वियसली फर्म के पास जो प्रॉपर्टी है उसकी उनके पास इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, तब खरीदा क्या है। आपके लिए सिर्फ मुद्दे की बात ये थी, अगर एक एडमिशन के टाइम पे कोई लेकर आ रहा है तो बुक्स में क्या रिकॉर्ड हो रही है, वो सेल कंसिडरेशन है। और अगर लिक्विडेशन ऑफ द फर्म हो रहा है तो जो भी एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू बिकम्स द सेल कंसिडरेशन। क्लियर है? ये दोनों केसेस देख लीजिएगा बच्चे एक बार, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है। टॉपिक का नाम क्या है? ऊपर लिख लो एडमिशन ऑफ पार्टनर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट थ्रू एडमिशन ऑफ पार्टनर। सेक्शन लिख लेंगे एक बार, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट थ्रू एडमिशन ऑफ पार्टनर। दूसरा लिख दीजिएगा, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये साहब क्लियर है? बस बेटे छा गए बेटे आप। कैसे? लिखो लिखो बेटे फटाफट लिखो। हाँ जी, क्या हुआ?
AQI बढ़ गया ना अभी, कहाँ है AQI? 350 कम हो गया अब तो, फिर भी 500 टच हो गया था, है ना AQI? इधर लाहौर में 2000 AQI हो गया था, न्यूज में आया था। भाई 2000 तो बहुत ही होता है। हाँ 2000 तो पर मैंने कभी सुना ही नहीं था। 2000 तो अलग लग रहा था मेरे को, लग रहा डिस्प्ले तो नहीं हुई। क्लास खत्म, आप जैसा बोलो। लंच मंगा दो चलो। लंच मंगा, मैं पूछ के लिया आपसे, आप जैसा बोलो आप। डैश लगा हुआ कैपिटल एस, ये वाला लैंडन बिल्डिंग ना। हाँ नीचे वाला, इसके साइड में साइड में क्या है मुझे बताना जरा, कहाँ है? Sale consideration, market value of land and building, dash. अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ऐसे बोलते नहीं है, मन में ही रखते बेटे की बात। बताओ, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी, डेटा, ड्राइंग अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, हैंड राइटिंग अच्छी, दोनों ही अच्छी है, दोनों ही अच्छी है। देखो बेटे, आज तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, चिल्ड्रंस डे है। नहीं, क्या मंगवाना है बता दो सही। लास्ट टाइम पकौड़े, ये ये ब्लू कलर का सोना आ रहा है क्या? उसको ये दिख ही नहीं रहा, वो तब से कढ़ाई देखता रहता है। इसको ये है, छोटे बच्चों का है, ये रुद्रांश का बर्थडे हुआ था ना। ये उस यहाँ से लाए बोनापार्टी, देखा बच्चों ने, उनके बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैं ना मतलब रुद्रांश का बर्थडे था, तो बच्चों को बुलाया हुआ था, तो मेरे को था कि प्लेट्स थोड़ी सी फैंसी वाली प्लेट्स होनी चाहिए, मतलब डिस्पोजेबल वाली होती है। तो उनकी एक प्लेट ही, जैसे डिस्पोजेबल कह रहा हूँ, 250 रुपए की 5 प्लेटें होती हैं, डिस्पोजेबल प्लेट। मैं उसी टाइम सोचा कि इस प्लेट में जो रखूंगा क्या वो उतने का है ही नहीं। हाँ बट मतलब 50 रुपए डिस्पोजेबल मतलब है। हाँ हाँ, नहीं पर ठीक है, होता है। बड़े आदमी भाई क्या, कौन सी? नहीं नहीं, फिर मैं क्या चीज, ड्राइंग के लिए DIY क्या होता है? इसकी कोऑर्डिनेट्स ना आप भी स्टिकर या कुछ लगा देना। अच्छा। तो जेंट्स आते इतना टाइम थोड़ा होता है। 5 मिनट पहले प्लेट लेकर आ था, बर्गर आ गया, प्लेट ले आओ। इतना टाइम नहीं था। हाँ जी। ऊपर वो क्या है, फॉर्म जो साइड में आप करवा बना दो। हाँ वो फिंगरिंग है वीनस। अच्छा ये आपने वो देखा ना, सर कटा, उस सर आते हाथ है ये वाला आपको। अच्छा, आपको पता ही नहीं लग रहा था क्या है? अच्छा, तो फिर आप क्या करते थे इसमें? अच्छा, मुझे कोई लेटर तो नहीं लग रहा था ना कि रिश्तेदारी में लेटर है।
ठीक है ना? मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, बस बेटे आपने इतनी मेहनत करी, थैंक यू सो मच। थोड़ी सी मेहनत और करो, बस बस कर रहा हूं मैं। सब अच्छे हो रहे हैं सर। मेरे को सोच, बस एक छोटा सा पॉइंट रह गया बस, उसके बाद तो कहानी डन। ओहो, ये वाला याद आया आपको? ये हमने कर लिया था। हाँ सर, याद आ गया। ये कब हुआ? पूरी क्लास में यही हुआ था। हाँ, याद आ रहा है? वो 6 बजे शादी होगी तो याद ही कहाँ आएगा बेटे? याद आया ना, ये मैंने कराया था। लिखवाने का ही रखिए क्या? फिर लिखोगे? मैं बोलूंगा कब? मैं पढ़ाने का सोच रहा होता, तुम नोट करने का सोचते रहते हो। मतलब वो नोट कर लेना, आपकी मर्जी है, पर आपको ध्यान आ रहा है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, नोट्स बनाए, बने हुए हैं ना नोट्स अच्छे वाले? मेरे को चाहिए भी थे मैडम आपके नोट्स ना। अभी आज लाए हो? आज मैं देखता हूँ। अच्छा, एक चीज बना लेते हैं, आइए। अगली हेडिंग डालिएगा, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर इनकम आपको याद है, मैं बना लिया था। क्या? अभी एक बार फाइल खोलूंगा तब लिखा। ठीक है, एक बात बताओ, हम लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम करा था, ये सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है। देख लो, देखो एग्रीकल्चर लैंड जो होता है दो तरीके का हो सकता है, या तो रूरल या तो अर्बन। क्या रूरल कैपिटल एसेट होता है? भाई साहब 2 क्लॉज 14 में बाहर करा दिया था। तो बेसिकली रूरल तो कैपिटल एसेट होता है नहीं, लेकिन जो अगर अर्बन है ना, तो हो सकता है कि या तो आपसे उसको किसी ने जब्त कर लिया, कंपलसरी एक्विजिशन। ठीक है, अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो गया ना बेटा आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्जेम्प्ट है भैया 10 सबसेक्शन 27। ध्यान रखिएगा, अर्बन एग्रीकल्चर एंड कैपिटल एसेट है। अगर आप उसे नॉर्मल बेचते हो तो कैपिटल गेन लगेगा, और अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाएगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं 1037 डिस्कस करूंगा आपके साथ में, अभी नहीं करना मैंने, पर कैपिटल गेन में ही करना है। तो बेसिकली अर्बन वाले को बेचोगे तो टैक्सेबल, कंपलसरी एक्वायर होगा तो एग्जेम्प्ट। और यही जो कहानी लिखी हुई है ये आप लिख लेना, बट यही चीज मेरे को बाद में यूज करनी है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कराना। मैं कुछ बोल नहीं रहा अभी ज्यादा, लेकिन आप मुझे बताइए, आपको याद आ रहा है कि कैसे डिसाइड होता था क्या चीज अर्बन है रूरल है? तो ये वही बातें लिखी हुई। ठीक है जी, हाँ जी, ये लिख लो जी आप बिल्कुल। अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज RAL एंड अर्बन एग्रीकल्चर अंडर सेक्शन है ना ये? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37। एडजस्ट कर लें बेटा, ये वाली हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। इधर ही लिख लिया एज इट इज, बट जब मैं वो करवाऊंगा ना, वो कुछ कॉम्पोनेंट पहले मिलती थी ना 2004 से पहले, तो एग्जाम हो जाता था अर्बन, इसी का क्या बोलते हैं, कंपलसरी एक्टिविटी। और इसके ऊपर अलग से बात होगी, 15-20 मिनट बात होगी, और यहाँ पे लिख दिया भी मैडम ने दिया जिनके नोट्स में। सर ये इधर कंपनी आ गई। हाँ लिख दो। कहिए साहब, चलिए नोट। जरूरी। दो सौ पचानवे। हाँ जी अच्छा।
चार्ट दिखा दो, नीचे वाला और नीचे वाला। ये बनाना चाहते हो दोबारा तो बना लो। वो याद है ना 10,000 पॉपुलेशन होती थी, बना रखा है तो रहने दो, वहां पे हो रखा है वही चीज ये। कहिए साहब, क्लियर है? डाउनलोड करो के साथ। रूरल एग्रीकल्चर मतलब इस एरिया से बाहर जो भी होगा वो तो अर्बन नहीं हो सकता ना, तो रूरल होता था ना। क्लियर है बच्चे? ओके गुड, काफी गुड लेवल। 65% कैपिटल गेन हो गया हमारा। 65% हो गया, बाकी 35 कराने में लगेगा टाइम। पर आपको मैं एक पॉइंट दिखाना चाह रहा था, वो आपको याद है? वो कह रहे थे वो जो ऐसे करके था, जो क्रॉप करना था ना, जिसको रोटेट, ये वाला करना है, और ये रोटेट नहीं हो सकता अभी। तो दिख रहा है नहीं दिख रहा? आपको ना सोच बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? आप कोशिश करिए, ठीक है? ठीक, नहीं नहीं आपको समझ आएगा देखो। क्या लिखा हुआ ये? कैपिटल गेन्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। हाँ जी लिखना है, पर अभी एक बार पहले मैं बोल देता हूं फिर आप लिखिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप मुझे बताइए, क्या कंपनीज बंद होती होंगी? कंपनी बंद होती है तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं? सबसे पहले किसको पेमेंट दी जाती है? क्रेडिटर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट के टैक्सेस, आखिरी में बारी आती है ओनर्स। क्या मैं कह सकता हूँ एक बार सीक्वेंस दोबारा से अगर मैं बोलूं? क्रेडिटर्स हो गए, वर्कर्स हो गए। हालांकि क्रेडिटर्स की बारी इमीडिएटली नहीं होती, सबसे पहले वर्कर्स की होती, देन एम्प्लॉइज, देन गवर्नमेंट, देन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, देन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और उसके बाद इक्विटी। इन केस ऑफ लिक्विडेशन इक्विटी लाइन में सबसे आखिरी में होता है। और आप मुझे बता दीजिए मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? जब एक कंपनी बंद हो रही है, मैंने सबकी पेमेंट कर दी, कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं कंपनी हूं, मैंने सबको पेमेंट कर दी, अब सिर्फ उसे कौन बचा? इक्विटी वाले। मैंने उनको बोला भाई तो एक काम कर, ये जो ज्वेलरी है ये तुम रख लो, लैंड एंड बिल्डिंग तुम, ऑब्वियसली कंसिडरिंग उनको कितना मतलब वैल्यू देना है मैंने उनको, ठीक है? हालांकि जो भी बचा सारा इक्विटी का है, उसका कोई है ही नहीं। तो चाहे तुम्हारी वर्थ 100 रुपए है, पर मेरे पास 1 करोड़ है तो बांटूंगा तो मैं तुम सब में ही ना, ठीक है ना? तो वॉट एवर इट इज आई हैव डिस्ट्रीब्यूट। अब सवाल ये है कि मैंने जो ज्वेलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मैंने जो बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दी आपको ऑन लिक्विडेशन, क्या कैपिटल गेन्स लगेंगे या नहीं लगेंगे? सबसे पहला सवाल, मैंने जो आपको दिया ज्वेलरी, क्या वो कैपिटल एसेट है? मैंने जो आपको लिक्विडेशन पे अब ये दे दिया, क्या ये ट्रांसफर है? आंसर इज नो। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी इज नॉट अ ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ये ट्रांसफर नहीं है। फर्म के केस में होगा तो कंपनी के केस में समझ रहे? आइए, इन द हैंड्स ऑफ distribution is not a transfer, no capital gain tax law। अगर एक कंपनी बंद हो रही है और कंपनी अगर कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो कैपिटल एसेट के मालिक आप बन जाओगे, तो मैं ट्रांसफर ही कर रहा हूं आपको, ठीक है? तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? पहले आपको बेचने से पहले अगर मैं मार्केट में बेच देता, फिर मैं कैश ले लेता, फिर आपको दे देता, यू आर अ शेयर होल्डर। देयर आर टू वेज, आई एम गिविंग यू ज्वेलरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेकेंडली आई एम सेलिंग इन द मार्केट, देन आई एम कलेक्टिंग कैश एंड गिविंग यू। अब कैपिटल गेन लगेगा। इफ आई गिव यू राइट अवे, अगर मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूं तो नहीं है, लेकिन अगर मैं उसको बेचता हूँ किसी आउटसाइडर को और तब होता है तो लगता है, तो मैं लिखवाऊंगा आपको, ये डोंट वरी, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, कैसे लिख रहे हो इसको? ऐसे लिख पा रहे हो?
तो मैंने ये भेजा, एक बार क्रॉप करके मुझे भेज पाएगा कोई ये वाला पेज? इसमें नहीं होगा, ये पीडीएफ फाइल हो गई है तो स्क्रीनशॉट भेज दे बस मुझे, मैं इधर डाल दूंगा सीधा। पीडीएफ रोटेट कैसे हो जाएगा यार? जब तक मैं समझूंगा इतने में तो स्क्रीनशॉट ही ले। आओ जी, वैभव जी ने भेज दी है मेरी बुक। बस बेटे ये वाला करेंगे और फिर बस थोड़ा सा रह जाएगा बस। चलिए, वेरी गुड, कितना अच्छा लग रहा है उसको। कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी लिखा सेक्शन ध्यान रखिए 46। और मैं आपको दोबारा से बोल देता हूँ, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि ट्रांसफर की डेफिनेशन कहाँ है? 2 क्लॉज 47। बस हमको उसके साथ में एक और सेक्शन पढ़ना होता है, कौन सा? 47, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सर ये आप क्या बोल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आइए 46 पढ़ते हैं। आप मेरे को बताइए, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, क्या मैं कह सकता हूं डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जा रहा है? नॉट अ ट्रांसफर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मान लो ये कंपनी है और ये एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए, और कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया ज्वेलरी। मेरे को आप बताइए क्या कैपिटल गेन्स लगेंगे? आंसर इज आंसर इज नो। लिख लिया आपने एक बार ये? ठीक है, अब इसके नीचे एक और एग्जांपल लिखेगा, तो लिखिए फिर उसको। अभी जहां लिख रहा था पर हमने कंट्रोल कर लिया कैपिटल गेन, समझ रहे हो? पढ़ लेना बस इसको। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा या तो एक दिन, है ना, स्टार्टिंग से ही जितने भी कॉन्सेप्ट बोले हैं ना, है ना, पूरा प्रैक्टिस कर रख लेंगे ना तो फिर आपको पता लग जाएगा। बार बार बस वो सेल और कॉस्ट ही हो रहा है, बट वो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो चाहिए। हाँ, कैपिटल गेन्स की मानी है। होने वाली एक दो क्लास पर तो एग्जामिशन आ ही जाएगा नेक्स्ट वीक में। हाँ, दूसरी जगह तो हो जाता है। तो चाहिए था नीचे मुझे जाएगा तो ओरिजिनल नहीं, नहीं कर रहा हूँ, ऑन करा था मैंने, गड़बड़ हो गई है कुछ। इतना ज्यादा तुमने मन से बोला है, प्रोजेक्टर उड़ा दिया पूरा यार। तो कोई नहीं हो रहा है, क्या होगा उसमें?
नहीं होगा, ठीक होगा। लाइट जली है कोई? तो पावर सप्लाई बंद हो गई कोई? तो वो भी कह रहा है चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ, एक बार स्टार्ट हो जाए बस। फिर टेबल तो बना दी उसका कुछ दिखवा दो। तो इवेंट में कुछ दिखवा दो। मान नहीं रहा हूँ। मुझे लग रहा है इतना ही रख लेते हैं अभी। ब्लिंक हो रहा है, बहुत अजीब सा ब्लिंक हो रहा है। कुछ देर बाद ही करता हूँ। सर वैसे डायग्राम क्लास में 3 लग गए। ढाई बजे खुली थी मैं। 3 लग गए। आधा घंटा पार्टी देंगे आप। यार कभी खराब हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैंने खराब जो थोड़ी बात चला चल जाए। मतलब नीचे क्लासेस और अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। सर चल जाएगा थोड़ी बात थोड़ी देर में चल जाएगा। इसको भी रेस्ट चाहिए। बंद कर देता हूँ, है ना? ठीक है बच्चे, तो हम कितने बजे मिलेंगे? पूरी क्लास में मैडम ने पहली बार बोला है, कोई नहीं। ठीक है, तो अभी 2:55 हुए हैं, 3:15 है ना? पर 3:15 रखते, जल्दी स्टार्ट करके जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।